नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। समय समय पर क्रिकेट के मैदान पे और क्रिकेट के मैदान पर के बाहर हमेशा ये चर्चा होती रही है कि विश्व क्रिकेट के टॉप 4 बल्लेबाज कौन से हैं। वो चाहे आप 70 के दशक में चले जाएं, 80 के दशक में चले जाएं, 90 के दशक में चले जाएं, या सचिन तेंदुलकर के एरा को याद करें जब महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा और जैक कैलिस जैसे बल्लेबाज हुआ करते थे, जिनको हम फैब फोर में अक्सर काउंट किया करते थे। आज के मौजूदा क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में फैब फोर कौन से वो बल्लेबाज हैं, या फैब फाइव हम चुनने जाएं तो वो कौन से बल्लेबाज हो सकते हैं, आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। वैसे तो हर कोई जानता है, जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं उनकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी नापसंद है। कोई विराट कोहली को नंबर 1 पे रखता है, कोई स्टीव स्मिथ को रखता है, तो कोई जो रूट को नंबर 1 पे मानता है, कोई केन विलियमसन को नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पे देखता है। लेकिन फैब फोर चुनने में और 1, 2, 3, 4 जो रैंकिंग देने में क्या कुछ क्राइटेरिया होगा? आज हमारे जो साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, आज उनकी राय लेंगे इस पे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ निखिल चोपड़ा है। और निखिल भाई, ये फैब फोर चुनना वाकई बड़ा कठिन होता है। समय समय पे हर एरा में बहुत बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाज आए। आपकी नजर में क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फैब फोर चुनने का, अगर वर्ल्ड क्रिकेट में हम चुनने जाएं? देखिए राजीव भाई, अगर मापदंड एक रखना है, सामान्य रखना है, तो बहुत जरूरी है कि जो मापदंड रखा जाएगा तो वो बराबर का होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कितने मैचेस खेला है। अब एक खिलाड़ी मान लीजिए 150 मैच खेला है, दूसरा खिलाड़ी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, 20, 25, 30 मुकाबले खेल रहा है, चाहे जैसा प्रदर्शन हो, पहले उस खिलाड़ी को वहां 150 मुकाबले तक पहुंचने तो दीजिए। जो काम 150 मैचेस में एक खिलाड़ी ने किया है, कितने मुकाबले जिताए हुए हैं। अगर आप, मैं एक उदाहरण के तौर पे बात करूं, विराट कोहली की हम बात करते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट में जितने शतक उनके मुकाबले जिताते हुए, तो शायद ही बाकी किसी भी खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में होंगे कि इतने शतक उन्होंने चेस करके लगाए और कितने प्रतिशत मुकाबले उन्होंने जिताए हैं। तो वो मापदंड बराबरी का हो तो मजा भी आए। अब मुझे पता है हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर की उस तरफ जा रहे हैं कि बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो दूसरा आने वाला है। अरे गुरुजी, पहले उसको आधे नंबर ऑफ मैचेस तो खेलने दो जितने हमारे कप्तान साहब खेल चुके हैं, तब करेंगे ना तुलना। सबा भाई, लेकिन क्या निखिल भाई की बात से आप एग्री करते कि मैचेस देख के ही हम और मैच कितने जिताए हैं इसमें हम तय करेंगे? क्लास और जो एक फॉर्म की बात होती है उसको थोड़ा साइडलाइन कर देना चाहिए। नंबर ऑफ मैचेस और कितने मैच आपने जिताए उस पे चुनना चाहिए कि वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 4 बल्लेबाज कौन है। मुझे तो ये लगता है राजीव के एक बेंचमार्क होना चाहिए नंबर ऑफ मैचेस का भी, क्योंकि अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने 75 मैच सभी 4 या 5 ने खेल लिए हैं, फिर तुलना आसान हो जाती है। तब आप उसके बाद कई सारे पैरामीटर तब लगा सकते हैं कि इसके शतक कितने हैं, इसका एवरेज क्या है। अगर हम एक दिवसीय मैचेस की बात करें, स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है, कितने सारे मैचेस जिताए हैं, तब मुझे लगता है कि कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। तो ये सारे अगर क्राइटेरिया लगा दिए जाएं तो फिर मुझे लगता है कि हर एक क्रिकेट फैंस को आसानी होती है जज करने में कौन सा खिलाड़ी कितना बड़ा है। फिर उसके बाद आप वो भी देख सकते हैं कि होम एंड अवे रिकॉर्ड किस प्रकार का है, आपने कहाँ रन्स बनाए हैं। ये सारी चीजों को मान्यता देना भी आवश्यक हो जाता है राजीव। सर, एज अ कोच राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया आपकी नजर में होना चाहिए? टेक्निक, टेम्परामेंट, इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ मैचेस की बात कर रहे हैं वो तो समझ आ रहा है। एक अलग सी चीज जो आप देखना चाहेंगे अगर आप फैब फोर या फैब फाइव बैट्समैन चुनने जा रहे हैं, क्या वो एक चीज होगी एज अ कोच जो आप देखना चाहेंगे उस बल्लेबाज में? देखिए राजीव, जैसा साबा ने कहा या निखिल ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनके साथ कि मैचेस का क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। लेकिन एक प्लेयर की जो क्लास होती है, जो वो स्टार्टिंग से नजर आती है, कि पता लगता है कि ये एक प्लेयर बड़ा प्लेयर है। जैसे ब्रायन लारा आए थे तो सबको लगने लगा था कि ये एक डिफरेंट प्लेयर आया है, या सचिन आए थे, या फॉर दैट मैटर विराट आए थे। तो वो एक क्लास जो होती है टेक्निक में आपकी, रन जिस तरह आप रन बनाते हैं, तो वो बहुत काउंट करता है। कई बार बहुत बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं, नथिंग अगेंस्ट चंद्रपॉल, कि उन्होंने इतने रन्स बनाए हैं वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन कभी भी वो खेलते हुए इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते थे। तो एक प्लेयर अच्छा लगना भी चाहिए। जब वो कवर ड्राइव मारे तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, वो अरे व्हाट ऑफ शॉट यार, या स्ट्रेट ड्राइव मारे जैसे गावस्कर मारते थे, या तो वो एक चीज, एक क्लास जो होती है वो प्लेयर की अलग से ही नजर आती है, और ऐसे प्लेयर अलग दिखते हैं। आप इन चारों को अगर देखें, या पांचवें को भी कंपेयर अगर इस लिस्ट में लाना चाहें, तो
तो आपको दिखेगा कि इन प्लेयर में वो क्लास है कि जब केन विलियमसन वो शॉट खेलते हैं तो आपके अंदर से आवाज आती है एज ए क्रिकेटर कि व्हाट अ शॉट। तो एक वो प्लेयर होना भी, अट्रैक्टिव प्लेयर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैच जिताना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जहां तक कंपेयर करने की बात है तो एक नंबर ऑफ मैचेस जरूर होना चाहिए कि 75 से ज्यादा जिसने मैच खेले हुए हैं उनको आप कंपेयर कीजिए। तो चलिए दो सवालों को एक साथ क्लब कर रहा हूं मैं निखिल भाई आपके लिए। पहला जो सबा भाई ने कहा कि ओवरसीज आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये बहुत मैटर करता है जब आप किसी को टॉप 4 में जगह देते हैं। दूसरा राजकुमार जी की बात है कि बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्लासी लगना चाहिए। अब मैं अपना सवाल उसमें जोड़ देता हूं दोनों बातों में। स्टीव स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी है निखिल भाई जिनको कभी आप क्लासिक बैट्समैन नहीं कह सकते, लेकिन ओवरसीज रिकॉर्ड उनका 57.10 का उनका एवरेज है जब वो ओवरसीज बैटिंग करते हैं। अब आप ये दो, आप कैसे आप इसको देखेंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे अच्छा एवरेज नहीं है मॉडर्न क्रिकेट में ओवरसीज जाके, लेकिन आई प्लीजिंग की बात करें, क्लासिक बैटिंग की बात करें, वो स्टीव स्मिथ में नहीं है। ठीक है राजीव भाई, हर इंसान की या हर खिलाड़ी की या हम सब भी जो बैठे हैं सबकी सोच अलग होती है। जो राजू भाई ने कहा मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब आप लगभग अगर हम एक मापदंड लगा देते हैं कि भाई कोई 50 टेस्ट मैचेस या 70 टेस्ट मैचेस खेले होने चाहिए तो वो सामान्य है। दूसरी बात जो राजू भाई ने कही थी कि वो देखना चाहिए कि कौन कितना प्लीजिंग है, आंख को प्लीजिंग है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूं क्योंकि वो हो जाता है कि आने वाले कल में पोटेंशियली कौन फैब 4 में हो सकता है। हम भविष्य में नहीं जा रहे, मैं आज वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं कि आज प्रेजेंट में अगर हम मापदंड लेके चल रहे हैं 50 टेस्ट मैच का 75 टेस्ट मैच में, तो उसमें से कौन से खिलाड़ी आते हैं। पोटेंशियली फैब 4 में कौन हो सकता है वो अलग बात है, और बहुत जरूरी होता है, और राजू भाई भी समझते हैं, प्लीजिंग हो तो बहुत बढ़िया हो, नहीं तो अंत में मैच जिताने वाला 100 बनाने वाला बल्लेबाज ज्यादा असरदार और ज्यादा खतरनाक होता। कोई कहता है कि इन्होंने जी शानदार 30 रन बनाए, बहुत खूबसूरत लगा, कमाल का फुटवर्क है, सब कुछ कर लिया। गुरुजी मैच में मुकाबला या एवरेज क्या है, सर 30 रन की कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया खेलेगा, वो नहीं होना चाहिए। आप कितने रन बना रहे हैं, कितने 100 बना रहे हैं, तो वो होना चाहिए। तो बिल्कुल स्टीव स्मिथ चाहे जैसे हो, क्योंकि टेक्निक के अलावा एक चीज जो होती है जो खिलाड़ी को एक बड़ा खिलाड़ी लेके बनाती है, वो है उसके विश्वास और दृढ़ता। कोच 10 बल्लेबाज को सिखाते हैं, वो सीख लेता है, वो बेसिक लेता है, उसके बाद जब अपनी क्रिएटिविटी का तड़का बल्लेबाजी में खुद डालता है कि मैंने इस गेंद को किस तरीके से खेलना है, तो वो ज्यादा असरदार साबित होता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को देख लीजिए, उनकी टेक्निक कैसी थी, और वीवीएस लक्ष्मण को देख लीजिए, ऑस्टन की गेंद को जब सेट हो जाते थे तो ऑन साइड पे खेल लेते थे, तो उनको रन बनाने की आर्ट थी। तो हर खिलाड़ी की एक अपनी सोच हो जाती है, एक अपना अलग अंदाज हो जाता है। तो इसलिए स्टीव स्मिथ 57 की औसत है, गुरुजी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इसमें दो राय नहीं है। राजकुमार जी जवाब दें जी। अभी तभी तो मजा आएगा जब तक आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे। प्लीजिंग से मतलब निखिल मेरा ये है कि जब आप एज ए कोच किसी प्लेयर को देखते हो और वो दिखता है कि यार ये प्लेयर दिस इज अ प्लेयर इन मेकिंग, कि इसका टेक्निक बहुत अच्छा है, टेम्परामेंट भी अच्छा लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आपको अट्रैक्ट करता है और वो लगता है कि यस ये बड़ा प्लेयर है, बनने वाला है, क्योंकि इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ये किसी भी अटैक को बहुत अच्छे से खेलता है, भले स्पिन है या फास्ट बॉलिंग है। तो वो राजू भाई सॉरी आपको यहाँ पे एक मिनट रोक रहा हूँ। जो हमारे लिसनर हैं, श्रोता है, उनको थोड़ा सा और विस्तार से समझाने के लिए, जो एक कोच देखता है वो टेक्निक में क्या चीजें देख रहा है, टेम्परामेंट में क्या चीजें देख रहा है, थोड़ा सा और गहराई में बताएंगे तो सबको जो सुन भी रहे हैं उनको मजा भी आएगा कि एक कोच की नजर जो है वो कितनी पहनी होती है और क्या क्या देखता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा था निखिल कि जब एज ए कोच आप देखते हैं एक 15 साल का लड़का है, वो जैसे सचिन थे, जब वो इतने 15 साल की उम्र में लग रहा था कि नहीं ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, क्योंकि वो दिखा रहे थे, वो क्लास दिखा रहे थे कि उस समय के जो फास्ट बॉलर्स बॉम्बे के थे, राजू कुलकर्णी या सलिल अंकोला या जो भी खेल रहे थे, उनको जिस तरह वो डिफेंड करते थे या जिस तरह उन पर अटैक करते थे, तो वो एक बताता है कि ये प्लेयर बड़ा प्लेयर बनने वाला है। ये प्लेयर जैसे अगर मैं विराट की बात करूं, जब वो मेरे पास आया तो ही वाज 9 ईयर ओल्ड। आप यकीन कीजिए कि वो छोटे बच्चों में नहीं आउट होता था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे बड़ों में खेलना है। तो मैंने कहा आपको बॉल लग जाएगी, तो कहता है नहीं मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने उसे अंडर 15 वाला जो ग्रुप था, जो उससे 5 साल बड़ा ग्रुप है,
उसमें डाला, और उसमें जिस तरह उसने उनको उन बॉलर्स को टैकल किया, तो और जिस तरह वो उनको खेल रहा था कॉन्फिडेंटली, तो वहां से वो लगा कि नहीं, ये बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इसमें भूख है, वो एक टेम्परामेंट है, एक टेक्निक है इसकी, कि ये ही इज फियरलेस, कि वो डरता नहीं है अपने से 5 साल बड़े। उस स्टेज में 10 में और 15 में, 5 साल में बहुत फर्क होता है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो वहां, तो मेरा मानना है कि वहां से आपको लगने लगता है कि यस, ये प्लेयर बहुत बड़ा है। आप राहुल द्रविड़ को इनिशियल पार्ट में देखें तो तभी सबको लगता था कि ये बहुत लंबे समय तक भारत के लिए खेलेंगे। तो मेरा यही मानना है कि इस तरह के जो प्लेयर होते हैं वो अपनी पहचान अपने आप बनाते हैं, और फिर अगर अपनी उसी टेक्निक को बैक करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो बड़े प्लेयर बनते हैं, और जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, फैब 4 में आते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि निखिल भाई बैटिंग कर रहे हैं और राजकुमार सर बॉलिंग कर रहे हैं, सभा भाई को भी मौका दे देते हैं विकेट के पीछे खड़े हुए बड़ी देर से। सभा भाई, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि ओवरसीज बल्लेबाज जो अच्छा कर रहे हैं, वो एक बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप अपने घर से बाहर जाके कितने रन बनाते हैं। अब मैं एवरेज देख रहा था, स्मिथ का एवरेज 57 का है, जो रूट का 47 का है अपने घर से बाहर, विलियमसन का 45 का, और विराट कोहली का 44 का टेस्ट क्रिकेट में। क्या ये, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से जाएं, तो क्या आप यही रैंकिंग देंगे इन बल्लेबाजों को? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ही का रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। कि आपका ओवरसीज परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि ओवरसीज में कंडीशंस जो हैं आपके विपरीत होते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं कंडीशंस। और बड़ा खिलाड़ी वही है जो बहुत जल्दी ओवरसीज कंडीशंस में अपने आप को ढाल ले और वहां पर जाकर बड़ी बड़ी पारियां खेले, वहां पर जाके मैच विनिंग पारियां वो खेले। तभी मुझे लगता है कि उसका ग्रेड ऊपर होगा। और जिस तरह का एवरेज आप बता रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि ये जो 3 या 4 जो खिलाड़ी हैं, वो उनका नाम हम लोग ग्लोइंग टर्म्स इसी वजह से लेते हैं कि इन सभी खिलाड़ियों का ओवरसीज रिकॉर्ड कितना ही, ओवरसीज जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। अब विराट कोहली का एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड में उनका बड़ा ही खराब रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को उन्होंने चेंज किया। पिछली बार जो श्रृंखला ही वहां पर उन्होंने शानदार रन्स बनाए, उस तरह से उन्होंने अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओवरसीज का वहां पर ठीक किया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है इसी प्रकार से अगर आप केन विलियमसन को देखें, वो भारत जब आए वहां पर उन्होंने रन बनाए हैं। जो रूट जब भी आए भारत, यहाँ पर उन्होंने रन बनाए हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में रन बनाना उतना आसान होता नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो एक अलग स्लॉट है कि ओवरसीज कंडीशंस में आप किस तरह से रन बना रहे हैं वहां, क्योंकि वहां पर जो कंडीशंस होते हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। पर अंत में मुझे ये भी लगता है कि आपके पास तकनीक कैसी भी हो जाए, आप में जितना भी जोश आ जाए, आप जब आप यंग होते हैं तो आप में आपकी टेक्निक के बारे में लोग बात करते हैं। कई सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको हम लोगों ने देखा है कि जब वो यंग थे, हम लोग सभी को ऐसा लग रहा था कि इस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा दमखम है। पर अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाता भी है और आपसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस प्रकार के टेम्परामेंट के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप उतर रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं, और आप वहां से क्या क्या कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़े खिलाड़ी की निशानी वही है जो अपने गेम में निरंतर किस तरह से इवॉल्व कर रहा है। अगर आप अपने कमजोरियों पर काम नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आपको मार्कआउट कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी आपकी एग्जिट हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी वही बड़ा है जो हमेशा अपने गेम में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है, अपने गेम को इवॉल्व करता है और हमेशा तैयार रहता है बड़े चैलेंजेस के लिए। और इस मापदंड पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये चारों खिलाड़ी मुझे लगता है कि बेहतरीन है। नहीं, आपको रैंक भी करना है सभा भाई साथ में, जो 4 रैंक हमने दिया, अगर आप रैंक कर सकें 1 2 3 4, तभी थोड़ा इस डिस्कशन में एक अलग सा तड़का लगेगा। जो आप कह रहे हैं इवॉल्व करने के बाद तभी इवॉल्व हो पाएगी ये डिस्कशन। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम टेस्ट मैचेस और वनडे क्रिकेट की बात करें, दोनों को अगर हम लोग दोनों के एक साथ करके देख रहे हैं तो फिर नंबर 1 तो विराट कोहली ही होंगे। जिस तरह की उन्होंने पारियां खेली हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपना ओवरसीज ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा किया है। द नंबर ऑफ विन्स जो उन्होंने रजिस्टर किए हैं एक बल्लेबाज के रूप में, वो शानदार है। सभा भाई पिछले 2 साल से उन्होंने शतक भी नहीं लगाया, तब भी आप उनको नंबर 1 पे रखेंगे? नहीं, क्योंकि मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले एक दशक की बात कर रहा हूँ यहाँ अच्छा। पर। स्टीव स्मिथ को मैं नंबर 2 पर रख रहा हूँ, क्योंकि हालांकि उनका पिछला 1-2 साल जब से वो बैन के बाद जो हाँ, 1 वापसी साल हुई से है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं जी। स्ट्रगल कर रहे हैं। पर पिछला जो 10 साल का उनका रिकॉर्ड रहा है वो अद्भुत है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो कहीं भी हो। वनडे क्रिकेट में भी एक समय वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां पर उन्होंने बेहतरीन रन बनाए थे। उसके बाद मैं केन विलियमसन को रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी हैं पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
मुझे लगता है कि अगर आप किसी एक खिलाड़ी को बोलेंगे मैं इसको बैंक कर रहा हूँ तीनों फॉर्मेट में, मुझे लगता है कि विराट कोहली और केन विलियमसन में बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है। ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अपनी टीम बहुत ज्यादा बैक करती है रन बनाने के लिए और मैच जिताने के लिए। और 4 नंबर पर मेरे हिसाब से जो रूट। राजीव, निखिल भाई सहमत है आप सभा भाई की रैंकिंग से? गुरुजी, उसको कहते हैं जो अंग्रेजी में एक शब्द है ना, कट कॉपी पेस्ट, ठकाठक लगा दीजिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जिस तरीके से विराट कोहली, इसमें तो मेरे लिए तो शायद बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि वो भी एक भारतीय है, पर निखिल जिस राजकुमार तरीके का चेहरा देख लो ना, कितना ग्लो कर रहा है बस। अभी मैं आ रहा हूं उनकी टांग खिंचाई करने। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैचेस में गेम को कंट्रोल किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में, सफेद बॉल की क्रिकेट में मुकाबले जिताए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि जब वो चेस करते हैं तो वो खिलाड़ी एक अलग अंदाज से बल्लेबाजी करता है। उसको चेस मास्टर इसलिए कहते हैं, वो जुनून नजर आता है कि मैंने मुकाबला जिताना है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को वो सेंटर फोकस बना के चलते हैं कि ये मुकाबला मैंने जिताना है। नहीं तो बहुत से खिलाड़ियों में वो काबिलियत रहती है कि हम मुकाबले जिताने की क्षमता रखते हैं, पर अपने आप को सेंटर फोकस या वो सेल्फ बिलीफ नहीं नजर आता। लेकिन विराट कोहली में वो अलग हो जाता है। जब वो चेस कर रहे होते हैं या बल्लेबाजी करने जाते हैं, सेंटर ऑफ फोकस और सेल्फ बिलीफ ये होता है कि आज मैं अपनी टीम के लिए मुकाबला जिताऊंगा। एक बड़ी अच्छी दो लाइनें हैं अंग्रेजी में, वो कहते हैं कि विराट कोहली इज द ग्लू दैट बाइंड्स दैट बैटिंग ऑर्डर टुगेदर, कि भैया वो बैटिंग ऑर्डर को ना जोड़ के रखता है, जिस तरीके से वो रन बनाते चले जाते हैं। और राजू भाई के पास मैं वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा पिछले सवाल के ऊपर जा रहा हूँ। राजू भाई, यही है जो क्षमता की बात है कि युवा खिलाड़ी देखते हैं या शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय करियर में किसी भी आप खिलाड़ी को देखते हैं तो जो अच्छा लगता है, बट वो कितनी अपने करियर में वो डिसिप्लिन, स्पोर्ट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन दिखाता है, किस तरीके से करता है। मुझे याद है, बगैर किसी का अनादर किए हुए, विनोद कांबली, सचिन का नाम लिया, विनोद कांबली भी एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी था, बट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो कहीं ना कहीं खो गया, कहीं वो गुम गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हम लोग कह रहे थे, सवाई और हम, कि एक नंबर ऑफ मिनिमम टेस्ट मैचेस हो तो वो फिर आसान हो जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है, आपको हमें पता चल रहा है कि कौन कितने खिलाड़ी 100 बना रहा है, कितने मुकाबले जिता रहा है, किस तरीके का उनका करियर है, तो उससे इजी आता है। नहीं तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाके वो स्टारडम उनसे संभली नहीं गई। यहाँ पे फैब फोर में जरूरी भी है, जब आप रन के साथ 100 के साथ आप अपने स्टारडम को भी किस तरीके से कंट्रोल संभाल रहे हैं, वो जरूरी। जी राजकुमार सर, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा नंबर 2 स्लॉट पे। नंबर 1 पे मुझे भी कोई डाउट नहीं है, नहीं, थोड़ा सा कर लीजिए नंबर 1 पे भी। नंबर आपको क्या फर्क नहीं पड़ता है? डाउट तो राजकुमार सर, नंबर 1 पे डाउट तो होगा। 61 का एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ का। विराट कोहली का अगर आप एवरेज देखिए तो 52 का एवरेज है, मतलब बहुत बड़ा फासला है स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बीच में। और अभी राजीव, मैं वही नंबर 2 स्लॉट पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ स्टीव स्मिथ पे, क्योंकि तो पहले नंबर 1 पे मेरा क्वेश्चन मार्क तो बताइए ना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ कि एक बार विराट कोहली नंबर 1 हो गया, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, 2 3 4 कोई भी हो जाए। ये भी है। बट उसके बाद मेरी पर्सनल लाइकिंग की बात है, तो राजकुमार से मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए कि 61 के एवरेज के साथ आप उसको नंबर 2 पे कैसे रख सकते हैं, नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ को? 61 के एवरेज, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रैडमैन के बाद इतना एवरेज इतने मैचेस के बाद कोई पहुंचा होगा। नहीं बिल्कुल राजीव, बहुत इफेक्टिव है वो, लेकिन मैं तो यहाँ पर आ रहा हूँ कि मैं उनको नंबर 2 पर भी नहीं रख रहा हूँ। मैं नंबर 2 पर केन विलियमसन को चाहता हूँ, क्योंकि बहुत नंबर 1 की जगह नहीं देंगे आप? नहीं, नंबर 1 पे तो खैर आई थिंक जितने मैचेस विराट ने जिताए हैं तो बहुत लाजवाब है उनका रिकॉर्ड, और चेज करते हुए भी, और वनडे क्रिकेट में तो जिस तरह डोमिनेट किया है विराट ने, वो बहुत ही शानदार है। और विराट का ये मैं कहना चाहूंगा, ये बचपन से ही इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उनको हमेशा नंबर 4 पर खिलाता था, लेकिन अगर दूसरी टीम जल्दी आउट हो जाए तो वो मेरी तरफ देखता रहता था, और कभी बहुत हिम्मत करके पूछ भी लेता था कि सर मैं ओपन कर लूं, और मैं उसे बोलता था बैठ जाओ चुप करके। सर T20 में तो ओपन करा ही दिया आपने, अब कोई फॉर्मेट बचा कहाँ है? कोई ना कोई जगह भेज ही दे रहे हैं उसको बैटिंग करने। आपको मैं बताऊं, श्रीलंका में भारत के लिए पहली बार ओपन किया है उसने, वो ना उससे पहले एकेडमी के लिए ना मेरे क्लब के लिए आज तक ओपन किया था। तो उसने जो पहली बार ओपनिंग की है वो भारत के लिए की है, श्रीलंका के अगेंस्ट 2008 में। तो वो बात है। लेकिन यहाँ पे मैं केन विलियमसन की बात ये कर रहा हूँ कि वो एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है,
बहुत इफेक्टिव है स्टीव स्मिथ, कोई डाउट नहीं है मुझे। जब भी इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो मुझे लगता है कि ये इनको जल्दी से जल्दी आउट किया जाएगा, भारत को मैच जीतना है। लेकिन वो जो मैं बात कह रहा था कि वो इतने प्लीजिंग नहीं है, बहुत इफेक्टिव है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड प्लीजिंग। लेकिन जिस तरह केन विलियमसन खेलते हैं वो बहुत ही एक लाजवाब खिलाड़ी है, और तीनों फॉर्मेट में जिस तरह वो अपनी पारी को खेलते हैं तो बहुत शानदार है। तो मेरा मानना है कि मैं नंबर 2 पर केन विलियमसन को रखूंगा और नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ को। और ऐसा लग रहा है राजकुमार सर आपकी बात सुन के कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख खान में चुनना हो एक्टिंग के मामले में, तो मुझे लग रहा है आप शाहरुख खान पे जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्लीजिंग नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। डेफिनेटली शायद मैं जाऊंगा। लेकिन अगर पांचवें बल्लेबाज को जोड़ना चाहे राशिमा जी, फाइव बनाने की बात करें, वर्ल्ड क्रिकेट में कौन सा एक यंगस्टर है जो आपको लग रहा है इन चारों को चैलेंज कर सकता है आने वाले टाइम में? नहीं, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। जिस तरह बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो उनकी भी क्लास है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा टेक्निक है उनकी, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, और जिस तरह वो कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को वो बहुत लाजवाब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिस तरह उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पर वो खरा उतर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाबर आजम की क्लास है उनमें, टेक्निक बहुत अच्छा है, टेम्परामेंट अच्छा है। अभी थोड़ा सा अर्ली पार्ट है, मैं चाहूंगा कि वो इसी तरह कंसिस्टेंट रहे तो वो जरूर फैब 4 में आए और टॉप पोजीशन की तरफ जाए। तो राजकुमार जी, उनकी बल्लेबाजी में क्या नजर आता है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओमपुरी, शाहरुख खान, सलमान खान, ये तो बता दीजिए। सभी की क्लास मिलाकर बाबर आजम है, एंड रियली मुझे बहुत पसंद है वो खिलाड़ी कि अच्छा, बहुत शानदार उनकी टेक्निक है। सभा भाई, कौन सा यंगस्टर आपने देखा वर्ल्ड क्रिकेट में, आईपीएल में, अभी जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो और आपको लग रहा है आने वाले टाइम में बड़ा चैलेंज वो दे सकते हैं, जो ये फैब 4 है? देखिए, राजकुमार ने बाबर आजम की बात की, वो तो है ही, वो तो काफ़ी दिनों से खेलते आ रहे हैं, इस समय पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं, मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो तो एक उनका उनका क्लास काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ वो कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंसेस में नज़र आ रही है। और अगर हम पाकिस्तान के पूरे बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो वो एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसको ओवरसीज ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, वो तो अलग बात हो गई। पर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अगर हम नए प्लेयर्स की बात करें तो कितने सारे यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं इस समय। जी। आप पृथ्वी शॉ को ले लें, आप शुभमन गिल को ले लें, आप केएल राहुल को ले लें, ये तीन खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं आने वाले समय में। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लेयर्स हैं, ये उनमें ये तीन जो प्लेयर्स का नाम मैंने लिया है वो सबसे आगे रहेंगे। जी। ये तीनों की तीनों जो हैं वो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट डेकेड और मोर में ये तीनों जो तीन या चार जो प्लेयर हैं, ऋषभ पंत का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो विकेट कीपर बल्लेबाज है, पर इस तरह के जो प्लेयर्स हैं वो उन्हीं के कंधों पर भारत का मिडिल ऑर्डर या फिर भारत का बैटिंग ऑर्डर निर्भर करेगा। बिल्कुल निखिल भाई, चलते चलते थोड़ा एक तड़का और लगा देते हैं। क्या रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं? अब तीनों फॉर्मेट खेलते हैं वो, टेस्ट, वनडे, T20, क्या फैब 4 को चुनौती देते देख रहे हैं आप आने वाले साल में? देखिए, मैं क्योंकि आपने सवाल ये पूछा था भविष्य में, नहीं तो मैं उनका नाम जरूर सोच रहा था। अब एज के चलते कितना वो चैलेंज कर सकते हैं, जितने शतक विराट ने लगाए हैं या जिस तरीके से बल्लेबाजी वो केन विलियमसन कर रहे हैं या स्टीव स्मिथ, मैं चाहूंगा कि उनका करियर लंबा हो, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी है जो कांटे की टक्कर दे सकता है वो मैं मानता हूँ रोहित शर्मा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, सफेद बॉल की क्रिकेट में हमने फैब 4 की बात की, लेकिन जो पांचवा खिलाड़ी अगर जोड़ देते तो वो एक मात्र पूरे विश्व में एक खिलाड़ी है जिसने 3 दोहरे शतक लगाए हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। वो ये अद्भुत कार्य उन्होंने किया है। तो उस मापदंड को देखेंगे और भविष्य में पोटेंशियल देखेंगे तो मैं मानता हूं कि रोहित कांटे की टक्कर दे सकते हैं। और टेस्ट मैच में तो अभी तो उनका करियर स्टार्ट हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि अगर वो 4-5 साल और खेल लेते हैं, चाहे शतकों के मामले में ना पकड़ पाए लेकिन इफेक्टिवनेस में कोई कमी नहीं नजर आएगी। आपने तो तारीफ इतनी कर दी, ऐसा लग रहा है बल्लेबाजी का अमिताभ बच्चन है, वो बिग बी है, जिस तरह से आपने कहा है। मैं तो आप क्योंकि राजकुमार जी को नवाजुद्दीन और शाहरुख खान नजर आता है बैटिंग में, सभा भाई बिल्कुल प्योर आर्ट देख रहे हैं इस समय। अब आपने तो बिल्कुल ऑल इन वन दे दिया है जैसे रोहित शर्मा में। राजू भाई से आप गलत उदाहरण पूछ रहे थे। आप नवाजुद्दीन, शाहरुख खान, आप 2-4 हीरोइन के नाम देते तो थोड़ी सी चेहरे पे लाली और नजर आती। यहाँ पे सभा के यंगस्टर्स में मैं एक और यंगस्टर का नाम ऐड करना चाहूंगा, और वो है ऋतुराज गायकवाड़। वो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और जितना मैंने उनको देखा है रणजी ट्रॉफी में या आईपीएल में,
तो वो एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उनकी बढ़ेगी तो वो इंडिया के लिए खेलेंगे तो बहुत लंबे समय तक खेल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी कोई भारतीय एक अपना दावा पेश करे फाइव फोर में आने के लिए। जिस तरह से बाबर आजम ने पिछले कुछ दिनों में तीनों फॉर्मेट पे शानदार बल्लेबाजी करके एक तरह से सिंहासन हिलाने की कोशिश की है, विराट कोहली, विलियमसन, जो रूट और स्मिथ की, कुछ इसी तरह का काम कोई भारतीय युवा बल्लेबाज करे, इसकी उम्मीद रहेगी। और आने वाली जो ये टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड में, जहां पे टेस्ट चैंपियनशिप भी खेली जाएगी, वहां से मुझे लग रहा है एक झलक जरूर मिलना शुरू हो जाएगी कौन सा बल्लेबाज है जो टॉप 4 की रेस में आने के लिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जुड़िए खेल नीति के हर एपिसोड के साथ शाम 7:30 बजे सिर्फ IVM यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र, ट्विटर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति के हर एपिसोड को आप रोज सुन सकते हैं IVM ऐप पर, ivmpodcast.com पर। इसके अलावा गाना स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के हर अलग अलग नेटवर्क्स पर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM